नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है दृश्य आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। ये हमारा न्यूज़ ऑन मैप प्रोग्राम है जहां पर हम इस हफ्ते की जो भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल खबरें रही हैं उन खबरों के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट लोकेशन हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे, उनको एक बार समझेंगे ताकि अगर हमारे एग्जाम में अगर लोकेशन को लेकर कोई सवाल आता है तो उस सवाल को हम सॉल्व कर सकें, क्योंकि लोकेशन यूपीएससी के एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो की शुरुआत। और जैसा पिछले हमारी जो वीडियो थी उसमें हमने अभ्यास प्रश्न देखा था, तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करेंगे हम अपने अभ्यास प्रश्न के साथ। तो हमारा प्रश्न आपसे था कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। दो युग्म आपके सामने यहाँ पर दिए हुए हैं, एक तरफ आपको स्थान मिलेगा, दूसरी तरफ आपको देश मिलेगा। स्थान में देखें आप, एक स्थान आपका लिखा हुआ है क्रीट द्वीप, क्रीट द्वीप के आगे लिखा हुआ है ग्रीस। फिर है आपका सगाइंग द्वीप, इसके आगे लिखा हुआ है म्यांमार। और यहां पर है आपका नुसंतारा द्वीप, नुसंतारा, और इसके आगे लिखा हुआ है इंडोनेशिया। तो इसका सही जवाब क्या होगा हमको ये बताना था। उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं, इसका हमें सही जवाब बताना था। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, और ऑप्शन सी सभी 3, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब था वो था आपका ऑप्शन सी, यानी कि तीनों जो ही आपके स्टेटमेंट हैं, तीनों जो स्टेटमेंट हैं ये आपके पूरी तरीके से ठीक हैं। तो चलिए डिटेल से इस पर एक बार अगर आप बात करें, सबसे पहले देखते हैं अपने क्रेटे द्वीप के बारे में। तो क्रेटे द्वीप कहां पर है, आपका ग्रीस का द्वीप है और मेडिटेरेनियन सी में आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर ये आपका ग्रीस मौजूद है। ग्रीस से नीचे मेडिटेरेनियन सी में अगर आप देखें तो यहां पर आपको क्रेटे द्वीप देखने को मिलेगा। तो क्रेटे द्वीप की हमने बात की। इसके अलावा अगर आप देखें ये पूरा आपका मेडिटेरेनियन सी है, इससे ऊपर आप ग्रीस और टर्की के बीच में अगर आप देखें तो एजियन सी यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ये जो पूरा रीजन है ये आपका टर्की का रीजन है। टर्की का कुछ हिस्सा जो है ये एशियन क्षेत्र में भी आता है और टर्की का कुछ हिस्सा जो है ये आपका यूरोपियन क्षेत्र में भी आता है। ये कौन सी जगह है, ये कौन सी वाटर बॉडी है? अगर आपको इसका नाम पता है तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये कौन सी वाटर बॉडी है और इसके ऊपर कौन सी वाटर बॉडी है, कौन सा स्ट्रेट बीच में पड़ता है। अगर आपको ये पता है तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और तस्वीर में हो सकता है देख करके आपको लग रहा हो कि ये रास्ता जो है लैंडमार्क से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये रास्ता बिल्कुल भी लैंडमार्क से जुड़ा हुआ नहीं है। पूरी तरीके से यहाँ पर आपकी एक छोटी सी वाटर बॉडी आपको मिल जाएगी। उसका नाम अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी इस वाटर बॉडी का नाम और इस वाटर बॉडी का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये सबसे पहले हमने क्रेटे द्वीप के बारे में बात की। तो क्रेटे द्वीप किससे जुड़ा हुआ है? क्रेटे द्वीप आपका ग्रीस का सबसे बड़ा द्वीप और भूमध्य सागर में 5वां सबसे बड़ा द्वीप है, यानी कि मेडिटेरेनियन सी में 5वां सबसे बड़ा द्वीप है। अगला है आपका सगाइंग क्षेत्र। सगाइंग क्षेत्र किसका है? म्यांमार का है। म्यांमार का एक एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है जो देश के उत्तर पश्चिमी भाग में आपको देखने को मिलेगा। तो इसको भी एक बार मैप पर देख लेते हैं कि सगाइंग क्षेत्र आपको कहां पर मिलेगा। तो ये आपका पूरा म्यांमार का इलाका है। यहां पर तस्वीर में ये आपको म्यांमार का पूरा क्षेत्र देखने को मिलेगा और इसमें अगर आप ये जगह आपको दिखाई दे रही है तो ये कौन सा क्षेत्र है? ये म्यांमार का सगाइंग क्षेत्र है। तो हमने इसको देख लिया, म्यांमार का सगाइंग क्षेत्र देखा। और तीसरा था आपका नुसंतारा। नुसंतारा कहां पर है? नुसंतारा इंडोनेशिया का बहुत फेमस शहर है। तो इंडोनेशिया का मैप यहां पर ये आप देखें, ये पूरा आपका क्या है? साउथ ईस्ट एशिया है। यहां पर थाईलैंड मौजूद है। इसके ऊपर अगर आप जाएंगे आपको म्यांमार मिलेगा। उससे और ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको हमारा प्यारा भारत मिल जाएगा। ये नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, नॉर्थ ईस्ट एशिया ये पूरा आपको मिल जाएगा। और इसमें ये इंडोनेशिया आपका पूरा है, यहां पर इंडोनेशिया आपको मिलेगा। और इस तरफ जाएंगे तो ये आपको पूरा इंडोनेशिया है। ये वाला जो एरिया है ये आपको एक आइलैंड दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ये है आपका न्यू गिनी आइलैंड। और न्यू गिनी आइलैंड पर 2 कंट्रीज हैं, ये बीच में डिवाइड होता है। इधर आपका इंडोनेशिया है और इस तरफ है पपुआ न्यू गिनी। तो ये जो पूरा आपका इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया में ही एक इंपॉर्टेंट शहर है नुसंतारा। तो हमने 3 चीजें देख ली हैं। सबसे पहले हमने क्रेटे द्वीप के बारे में देखा, फिर हमने सगाइंग क्षेत्र के बारे में देखा और फिर हमने नुसंतारा शहर के बारे में देखा। तो तीनों चीजें जो हैं यहाँ पर बिल्कुल सही सुमेलित थी। तो पहला हमारा अभ्यास प्रश्न होता है। अब बढ़ते हैं आगे, बातचीत करते हैं अपने पहले सवाल पे। तो हमारा पहला सवाल है, पहला सवाल आपसे पूछा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट आपके सामने है। पहला स्टेटमेंट है यह विश्व के सामरिक रूप से 2 सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृत्रिम जलमार्गों में से एक है। दूसरा हमारा स्टेटमेंट है ये अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। तीसरा हमारा ऑप्शन है ये जहाजों को एक महासागर से दूसरे महासागर तक ले जाने के लिए
जलपाश यानी कि लॉक और जल एलिवेटर की प्रणाली के उपयोग पर आधारित है। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थल उपयुक्त विवरण से सबसे बेहतर रूप से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्वेज नहर, ऑप्शन बी पनामा नहर, ऑप्शन सी कील नहर और ऑप्शन डी कुरिंथ नहर। तो इसका जो सबसे सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि ये जो विवरण है ये विवरण आपका पनामा नहर से जुड़ा हुआ है। तो इसको डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले पनामा नहर अगर आप देखें, पनामा कैनाल अगर आप देखें, तो ये ऊपर वाला जो रीजन है आपका, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका। क्या है? नॉर्थ अमेरिका है। इसके नीचे अगर आप देखें ये कौन सा क्षेत्र है? ये है आपका साउथ अमेरिका। अब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में आपको मिल जाएगा ये पूरा रीजन जिसको कहा जाता है सेंट्रल अमेरिका, और सेंट्रल अमेरिका ही में ही मौजूद है आपका पनामा कनाल। तो पनामा कनाल हमने देख लिया। पनामा कनाल कहाँ है? अब पहले क्या होता था कि पहले अगर आपको यहां से सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका का एक जो है पूरा क्षेत्र है, सैन फ्रांसिस्को से होते हुए अमेरिका के ही दूसरे शहर न्यूयॉर्क में जाना होता था। तो पहले आपको ये जो पूरा का पूरा रास्ता है, यानी कि नॉर्थ अमेरिका जो है, सॉरी साउथ अमेरिका जो है, साउथ अमेरिका को क्रॉस करके आपको न्यूयॉर्क जाना पड़ता था। लेकिन बाद में पनामा कैनाल जो है इसको बनाया गया, और पनामा कैनाल के बनाने की वजह से अब आपको सैन फ्रांसिस्को से अगर न्यूयॉर्क जाना है तो आपको पूरा रास्ता क्रॉस करके नहीं जाना पड़ेगा। आप केवल यहां से सेंट्रल अमेरिका से, सॉरी सेंट्रल जो आपका अमेरिका है वहां से होते हुए न्यूयॉर्क पहुंच सकते हैं, और रास्ता काफी छोटा हो चुका है। तो अब ये हमने देखा कि ये जो पनामा कैनाल है कहां पर है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, किसको कनेक्ट करता है, वो एक बार अगर आप देख ले, प्रशांत महासागर यहां पर आपका मौजूद है, पैसिफिक ओशियन है, दूसरी तरफ आपका अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक महासागर है। तो पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक महासागर को कनेक्ट करता है कौन? पनामा कैनाल। इसके अलावा यहां पर हमने बात की थी कि ये जो कैनाल है हमारा, इसमें जलपाश का इस्तेमाल किया जाता है, जलपाश और वाटर एलिवेशन का इस्तेमाल किया जाता है जहाजों को क्रॉस कराने के लिए। तो यहां पर आप देखें ये जो पूरा सिस्टम है इसको वाटर लॉक सिस्टम कहा जाता है, इसको जलपाश सिस्टम कहा जाता है। तो इसमें होता क्या है कि बेसिकली जैसे आपका जो जहाज है, जहाज को जाना है तो यहाँ पर इस तरीके के रास्ते बनाए गए हैं जहाज को क्रॉस कराने के लिए। तो मान लीजिए कोई जहाज जो है सबसे पहले यहाँ से आता है और इस जगह पर मौजूद है, तो फिर क्या किया जाएगा कि यहाँ पानी छोड़ा जाएगा और फिर इसकी वजह से जहाज जो है ऊपर उठ जाएगा, और फिर जहाज इस जगह पे पहुंच जाएगा। फिर यहाँ पे इसको बंद कर दिया, यहाँ पर एक लॉक लगा दिया जाएगा, रास्ता बंद हो जाएगा। अब जहाज यहाँ पर है, यहाँ पर पानी भरा जाएगा और फिर जहाज जो है यहाँ पर पहुंच जाएगा। इस तरीके से पनामा कैनाल में क्रॉस किया जाता है, और इसी को कहा जाता है वाटर लॉक सिस्टम या वाटर एलिवेशन सिस्टम। तो ये हमने इस पूरे सिस्टम को देख लिया है, वाटर एलिवेशन सिस्टम किस तरीके से काम करता है उसकी हमने बात कर ली है। पनामा कैनाल के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट बातें अगर आप देखें तो पनामा कैनाल विश्व के सामरिक रूप से दो सबसे महत्वपूर्ण कृत्रिम जलमार्गों में से एक है। दूसरा जलमार्ग कौन सा है? एक तो पनामा कैनाल है, दूसरा जलमार्ग है आपका स्वेज नहर। स्वेज नहर काफी ज्यादा चर्चा में रही थी एक समय में, जब स्वेज नहर ब्लॉक हो गई थी, तो दुनिया का बहुत सारा व्यापार जो है वो स्वेज नहर से होकर के गुजरता है। तो पनामा कैनाल की हम बात कर रहे थे, ये अटलांटिक महासागर को कनेक्ट करता है किससे? प्रशांत महासागर से, यानी कि पैसिफिक ओशियन से। ये जहाजों को एक महासागर से दूसरे महासागर तक ले जाने के लिए जलपाश और जल एलिवेटर यानी वाटर एलिवेशन सिस्टम का इस्तेमाल करता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो थी वो हमने यहाँ पर देख ली है पनामा कैनाल के बारे में। बढ़ा जाए आगे, बातचीत की जाए अपनी अगली खबर पे। तो हमारी जो अगली खबर है इसमें आपसे पूछा गया है, हाल ही में खबरों में रहा तूती द्वीप जो है, तूती आइलैंड जो है, ये किस देश से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सूडान, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी इथोपिया, ऑप्शन डी दक्षिण सूडान यानी साउथ सूडान। तो इसका जो सही जवाब है, जो तूती द्वीप है, ये सूडान से जुड़ा हुआ है। तो बीते दिनों सूडान के संदर्भ में ये चर्चा में आया था। चलिए, अगर आप हमारे द हिंदू अखबार को फॉलो करते हैं तो उसमें भी हमने तूती आइलैंड के बारे में बात की थी। तो तस्वीर में एक बार तूती आइलैंड देख लें, ये आपका पूरा सूडान वाला इलाका है। यहाँ से आपको, यहाँ पर आपको व्हाइट नील दिखाई देगी, यहाँ पर ब्लू नील दिखाई देगी, और ये आगे चल करके नील रिवर का रूप ले लेती है। और व्हाइट नील और ब्लू नील के संगम पे, इनके कॉन्फ्लुएंस पर एक आइलैंड बनता है, जिस आइलैंड को कहा जाता है तूती आइलैंड। और कहां पर है ये तूती आइलैंड है आपका साउथ सूडान में, सूडान में आपको देखने को मिलेगा, तो सूडान में है। सूडान की ज्योग्राफी को एक बार देख लेते हैं। सूडान कहां पर है? सूडान आपका अफ्रीकी देश है। तो क्या है? सूडान अफ्रीकी देश है, यहाँ पर ये सूडान आपको मिलेगा। सूडान की राजधानी है खार्तूम, खार्तूम में ही आपको ये भी इलाका जो है देखने को मिलेगा। तो तस्वीर में यहाँ पर आप खार्तूम को भी देख सकते हैं। सूडान की राजधानी क्या है? खार्तूम है। सूडान किस किस के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो सबसे पहले आपको याद रखना है, सूडान जो है रेड सी के साथ अपनी सीमा साझा करता है। किसके साथ?
रेड सी के साथ सीमा साझा करता है। अब हम चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज ये होता है, हम चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज के सूडान की सीमा सीमा किसके साथ साझा होती है, एंटी क्लॉकवाइज। सबसे पहले रेड सी है आपका, फिर इजिप्ट है, फिर लीबिया है, फिर चैड है, फिर डेमोक्रेटिक सेंट्रल अफ्रीकन अफ्रीकन सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, फिर साउथ सूडान है, इथोपिया है और इरिट्रिया है। तो ये वो देश हैं जो कि सूडान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। एक बार फिर से इनको याद रखिए, सबसे पहले आपका रेड सी है, सबसे पहले रेड सी को याद रखिए, फिर इजिप्ट को याद रखिए, फिर लीबिया को याद रखिए, फिर चाड को याद रखिए, फिर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक को याद रखिए, साउथ सूडान तो नीचे की तरफ ही होगा, इथोपिया है और फिर इरिट्रिया है। तो ये वो कुछ देश हैं जो कि सूडान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो तूती आइलैंड के बारे में हमने देख लिया, सूडान कहां पर है उसको हमने देख लिया है। तूती आइलैंड के बारे में एक और कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख ली जाएं तो सबसे पहले सूडान चर्चा में आया क्यों है? सूडान चर्चा में आया है क्योंकि सूडान में आपको सिविल वॉर देखने को मिल रहा है, जहां पर सूडान की रेगुलर आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स के बीच में लड़ाई चल रही है। इसी वजह से जो पूरा शहर है, ये जो पूरी जगह है, हमेशा चर्चा में बनी रहती है। तूती द्वीप के बारे में अगर आप बात करें तो ये खार्तूम सूडान में नीली और सफेद नील नदियों के संगम पर स्थित है, वो हमने देख ही लिया। शहर की सबसे पुरानी बस्तियों में से एक है, यानी खार्तूम की सबसे पुरानी जगहों में से एक है, जो अपनी हरियाली और कृषि के लिए काफी ज्यादा फेमस मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो सॉइल है वो काफी ज्यादा फर्टाइल है। इसके अलावा ये द्वीप 8 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और पारंपरिक रूप से खेती और मछली पकड़ने पर काफी ज्यादा निर्भर है, और इसीलिए इसे खार्तूम का बगीचा भी कहा जाता है। जो महासमुदाय है, महासमुदाय के लिए गहन सांस्कृतिक महत्व रखता है ये जगह। तो महासमुदाय भी आपको याद रखना है, अगर सवाल आता है कि महासमुदाय कहाँ से जुड़ा हुआ है, तूती आइलैंड, खार्तूम और सूडान से जुड़ा हुआ है महासमुदाय। तो ये हमने तूती आइलैंड के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे उनको देख लिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगले सवाल को अगर आप देखें, अगला हमारा सवाल है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला 4 देशों के नाम हमारे सामने दिए हुए हैं। पहला नाम है भारत, फ्रांस, जर्मनी, इटली। उपयुक्त में से कितने देश भारत मध्य पूर्वी यूरोप आर्थिक गलियारे यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3 और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि सभी देश जो हैं वो यहाँ पर आपका इस पूरे IMEC कॉरिडोर का हिस्सा है। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। तो हाल ही में भारत और इटली ने व्यापार, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और उच्च प्रौद्योगिकी सहित प्रमुख क्षेत्रों में अपने रणनीतिक सहयोग को और अधिक मजबूत करने पर बात की। इसके अलावा इस बातचीत के दौरान IMEC को भी और बेहतर ढंग से डेवलप करने को लेकर के एक परियोजना शुरू करने पर बात की गई थी। IMEC की अगर आप बात करें, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को अगर हम देखें तो इसे 2023 में नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षरित समझौते ज्ञापन के माध्यम से शुरू किया गया था। इसमें भारत आपको मिलेगा, यूरोपीय संघ आपको मिलेगा, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसके अलावा इजराइल भी इसमें आपको मिल जाएगा। तो इसको भी आपको याद रखना है, इजराइल का हाइफा शहर भी इससे जुड़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ा जाए। एक बार इसको मैप पर अगर हम देख लें तो इस पूरे प्रोजेक्ट की इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है मुंबई से। तो मुंबई से प्रोजेक्ट शुरू होगा, जलमार्ग से होते हुए सबसे पहले UAE पहुंचेगा, उसके बाद सऊदी अरब, फिर उसके बाद जॉर्डन, इजराइल में बेसिकली हाइफा शहर जो है वो इससे कनेक्ट किया जाएगा। फिर यहाँ से दोबारा समुद्री मार्ग की शुरुआत होगी और ये फ्रांस पहुंचेगा। तो फ्रांस का पूरा रास्ता, फिर उसके बाद यूरोप का पूरा रास्ता कवर किया जाएगा। यहाँ अंत में जो है फ्रांस पूरा आपका कवर किया जाएगा इसमें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमको याद रखने हैं इस पूरे मिशन के बारे में, इस पूरे कॉरिडोर के बारे में। तो कॉरिडोर को हमने देख लिया है, कॉरिडोर आपका क्या है उस पर हमने बात कर ली है। आगे बढ़ा जाए। आगे कॉरिडोर की एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये भी याद रखें कि इसको जो है बेसिकली चीन की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटर करने के लिए तैयार किया गया। चीन के बेल्ट एंड रोड जो परियोजना है उसको काउंटर करने के लिए भारत सरकार की तरफ से, भारत और यूरोपीय कंट्रीज की तरफ से इस पूरे प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। चलिए आगे बढ़ा जाए और बातचीत करते हैं अगले सवाल पे। तो हमारा जो अगला सवाल है ये आपका ताइवान स्ट्रेट को लेकर के है, ताइवान जलडमरू मध्य को लेकर के है कि ताइवान स्ट्रेट निम्नलिखित में से किनके बीच समुद्री मार्ग के रूप में कार्य करता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर, ऑप्शन बी दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर, ऑप्शन सी जापान सागर और पीला सागर, ऑप्शन डी पूर्वी चीन सागर और अखोटस्क सागर। तो इसका जो सही जवाब है वो ये है कि ताइवान स्टेट जो है ये दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर के बीच में एक स्टेट के तौर पर काम करता है, जलडमरू मध्य के तौर पर काम करता है। तस्वीर में एक बार अगर आप देखें तो ये यहाँ पर आपको छोटा सा जो आइलैंड दिखाई दे रहा है, ये आइलैंड है आपका ताइवान
और यहाँ पर अगर आपको ये छोटा बहुत बड़ा सा देश दिखाई दे रहा है, तो ये बड़ा सा देश है आपका चाइना, और भी आगे बहुत ज्यादा फैला हुआ है। तो ये आपका चाइना है, ये आपका ताइवान है, और इनके बीच में ये जो वाटर बॉडी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये वाटर बॉडी है आपका ताइवान स्ट्रेट। तो ताइवान स्ट्रेट क्या है? ताइवान स्ट्रेट आपका ताइवान और चाइना के बीच में है। किसको कनेक्ट करता है? तो नीचे आपको दिखाई देगा साउथ चाइना सी, और ऊपर आपको दिखाई देगा ईस्ट चाइना सी। इसके ऊपर जाएंगे तो येलो सी आपको मिल जाएगा। तो साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, इसके बीच में आपको कनेक्ट करता हुआ मिल जाएगा आपका ताइवान स्ट्रेट। तो ताइवान स्ट्रेट पर हमने बात कर ली है। ताइवान स्ट्रेट क्या है उसको हमने देख लिया है। अभी चर्चा में आया क्यों था? तो चर्चा में इसलिए आया था क्योंकि हाल ही में चीन ने ताइवान स्ट्रेट में व्यापक सैन्य अभियान जो है शुरू किए हैं। ताइवान स्ट्रेट एक महत्वपूर्ण सामरिक और भू राजनीतिक जल निकाय है जो मुख्य भूमि चीन और ताइवान द्वीप को अलग करता है। ये क्षेत्र दोनों देशों के बीच तनाव का कारण बना हुआ है क्योंकि हमेशा इनके बीच में लड़ाई होती रहती है। चाइना का हमेशा से मानना रहा है कि ताइवान जो है वो चाइना का इलाका है, तो इसीलिए चाइना हमेशा से मानता रहा है कि ताइवान जो है वो चाइना का इलाका है, और चाइना इसीलिए हमेशा कोशिश करता है कि ताइवान को अब से अपने कब्जे में लाया जाए। ये जलडमरू मध्य दक्षिण चीन सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ता है, वो हमने देख लिया। जलडमरू मध्य वैश्विक व्यापार के लिए भी महत्वपूर्ण है, और यहां से प्रतिवर्ष लगभग 40% कंटेनर जहाज जो हैं गुजरते हैं। तो ट्रेड के लिहाज से भी ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो पूरा आपका ताइवान स्ट्रेट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ा जाए, बातचीत करते हैं अपनी अगली खबर पे। अगला जो हमारा सवाल है, आपका सवाल में पूछा गया है कि तंजानिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा पहला स्टेटमेंट है, ये अफ्रीकी महाद्वीप में भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। दूसरा हमारा स्टेटमेंट है, इसकी सीमा लेक विक्टोरिया से लगती है। तीसरा हमारा स्टेटमेंट है, इसे ग्रेट हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा माना जाता है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है या फिर हैं, ये हमें बताना है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए। यानी कि यहां पर आपका पहला स्टेटमेंट अगर आप देखें तो ये गलत है, क्योंकि तंजानिया जो है वो उत्तर में नहीं है, बल्कि तंजानिया भूमध्य रेखा के दक्षिण में है। तो एक तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है, अभी इसको मैप पर देख लेंगे। और तीसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये ग्रेट हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा नहीं माना जाता है। तो ये पॉइंट हमको याद रखना है। 2-3 स्टेटमेंट में से आपके 2 स्टेटमेंट गलत हैं, 1 स्टेटमेंट सही है। तंजानिया के मैप को अगर आप देखें तो ये यहाँ पर आपको तंजानिया दिखाई देगा। तंजानिया को मैप पर एक बार ध्यान से देख लीजिए। इसके अलावा तंजानिया की राजधानी आप यहाँ पर देख सकते हैं, डोडोमा आपको दिखाई दे जाएगी। फिर लेक्स की अगर आप बात करें तो तंजानिया में एक तो ये लेक आपको टच होती हुई नजर आएगी, लेक विक्टोरिया यहाँ पर है, लेक तांगरिका यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको, और लेक न्यासा यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो 3 लेक्स जो हैं आपका मेन लेक्स जो है वो तंजानिका में आपको मिलेंगी, तंजानिया में। इनको आप वतन के नाम से भी याद रख सकते हैं, ये इनकी शॉर्ट फॉर्म है। इनको याद रखने के लिए वतन के नाम से आप इनको याद रख सकते हैं। व से सबसे पहले आपका हो जाता है लेक विक्टोरिया, TA से हो जाता है लेक आपका लेक तांगनिया, और फिर एन से हो जाता है, वतन से हो जाता है आपका लेक न्यासा। तो ये 3 लेक जो है मेन आपकी तंजानिया में मौजूद हैं। तो ये तंजानिया की ज्योग्राफी हमने देखी। फिर भूमध्य रेखा की हम बात कर रहे थे, मेडिटेरेनियन सी जो है, सॉरी आपका जो आपका इक्वेटर है, इक्वेटर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये आपका इक्वेटर है, और तंजानिया जो है वो इक्वेटर से दक्षिण में है, और हमारा सवाल था कि वो इक्वेटर से उत्तर में है। तो दक्षिण में होने की वजह से आपका जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है। चलिए हमने तंजानिया को देख लिया है। तंजानिया के और कौन कौन सी कंट्रीज हैं उन पर भी एक बार अगर आप नजर डाल लें, कौन कौन सी कंट्रीज के साथ सीमा साझा करता है तंजानिया, तो केनिया आपको यहाँ पर मिलेगा, युगांडा भी थोड़ी सी सीमा साझा करता है इस तरफ, फिर इसके अलावा रवांडा भी सीमा साझा करता है। इसके साथ साथ आपका बुरुंडी भी यहाँ पर आपको मिलेगा, फिर जाम्बिया यहाँ पर है, मलावी है, और मोजाम्बिक है। फिर इसके अलावा इंडियन ओशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। एक सवाल आपसे कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि लेक विक्टोरिया जो है, लेक विक्टोरिया कौन कौन से देशों के साथ सीमा साझा करती है? तो एक तो तंजानिया के साथ सीमा साझा करती है, एक केनिया के साथ सीमा साझा करती है, और एक युगांडा के साथ सीमा साझा करती है। यानी कि तंजानिया हो गया, केन्या हो गया, और युगांडा हो गया। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे? टुक के नाम से आप इसको याद रख सकते हैं। तंजानिया, युगांडा और केन्या टुक के साथ जो है लेक विक्टोरिया अपनी सीमा साझा करती है। इसके अलावा ये सब हमने देख लिया है। इंडियन ओशन यहाँ पर है, ये कौन सी जगह है आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये छोटा सा आइलैंड जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये कौन सा आइलैंड है? अगर आपको नाम पता है इसका तो कमेंट बॉक्स में आप इसको जरूर बताइए कि ये जो आपका अफ्रीका महाद्वीप है, इसके साथ में ये कौन सा आइलैंड जो है यहाँ पर नजर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ा जाए। और तंजानिया ने 2024 में अपना उच्चतम वार्षिक तापमान जो है वो दर्ज किया है।
तंजानिया अफ्रीकी महाद्वीप में भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित। ये जो कथन है, ये कथन पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि ये जो है आपका भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर जो है उसके दक्षिण में मौजूद है। इसकी सीमा लेक विक्टोरिया से लगती है और ये ग्रेट हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा नहीं माना जाता है। कौन कौन से देश जो है ग्रेट हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा माने जाते हैं? तो इसमें आपको टोटल 4 देश देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले सोमालिया है, इसके अलावा जिबूती है, इसके अलावा आपका इरिट्रिया है और इथोपिया है। तो ये 4 देश जो हैं ये आपके किसके हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा माना जाता है। इनको आप सीड के नाम से याद रख सकते हैं। कैसे याद रखेंगे? सीड के नाम से इनको आप याद रखेंगे। कैसे? सबसे पहले कौन सा है आपका? सबसे पहले सोमालिया है, फिर आपका इथोपिया है, इरिट्रिया है और जिबूती है। कैसे याद रखना है आपको? सीड के नाम से याद रखना है। कौन कौन से देश हैं जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा हैं? सीड देश जो है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है। कौन कौन से हैं? सोमालिया है, इथोपिया है, इरिट्रिया है और जिबूती है। जिबूती की स्पेलिंग भले ही बोलने में जे से शुरू होती है, लेकिन लिखने में इसको डी से शुरू किया जाता है। तो जिबूती हो गया। तो आपका सीड कंट्रीज जो है वो कौन सी हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है। तो ये सीड कंट्रीज हमने यहाँ पर देख ली हैं। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। कुछ और मामलों में अगर आप देखें तो केन्या और सूडान, कई जो है क्षेत्रों में केन्या और सूडान को हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा माना जाता है। राजधानी अगर आप देखें तंजानिया की, तो आपका डोडोमो तंजानिया की राजधानी है। सीमावर्ती देशों में केन्या, युगांडा, उत्तरी युगांडा और फिर रवांडा, बुरुंडी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, जाम्बिया, मलावी और मोजाम्बिक शामिल हैं। इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज अगर आप देखें तो लेक विक्टोरिया है, लेक तंगानिका है, इसके अलावा न्यासा लेक है, फिर हिंद महासागर है। जलवायु अगर आप देखें तो उष्णकटिबंधीय है, एक लंबा शुष्क मौसम और 2 बरसात के मौसम आपको देखने को मिलते हैं। प्रमुख झीलें हमने देखी ली हैं। तंगानिका झील है दुनिया की दूसरी सबसे गहरी झील जो है मानी जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने तंजानिया के बारे में देख लिए हैं। चलिए, एक यूपीएससी ने सवाल पूछा था अपने एग्जाम में, पीवाईक्यू का सवाल है। तो पीवाईक्यू का सवाल को एक बार अगर आप देखें, सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कॉन्गो बेसिन का भाग है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कैमरून, ऑप्शन बी नाइजीरिया, ऑप्शन सी दक्षिण सूडान और ऑप्शन डी युगांडा। सवाल इसलिए डिस्कस किया जा रहा है क्योंकि यह ऐसा ही कुछ चीज जो है हमने अभी हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में देखा है। तो अगर जो आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाता है कि अगर इसको लेकर के सवाल आपके सामने आ सकता है, कॉन्गो बेसिन को लेकर के, तो भविष्य में हॉर्न ऑफ अफ्रीका का सवाल भी आ सकता है। तो इसीलिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में हमको पता होना चाहिए। कॉन्गो बेसिन का सवाल सही जवाब अगर आप देखें, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो इस सवाल का जो सही जवाब था, जो सवाल यूपीएससी ने पूछा था, तो कॉन्गो बेसिन वो बेसिन है जो कि पश्चिमी मध्य अफ्रीका में भूमध्य रेखा के किनारे स्थित है। कॉन्गो नदी के विशाल जल निकाय क्षेत्र में कौन कौन शामिल है? तो कॉन्गो गणराज्य इसमें है, कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य है, मध्य अफ्रीका गणराज्य है, पश्चिमी जाम्बिया है, उत्तरी अंगोला है, कैमरून और तंजानिया के कुछ हिस्से भी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। तो ये ओवरऑल आपका कॉन्गो बेसिन के हमने देखा। कॉन्गो बेसिन क्या है? अब अंत में एक अभ्यास प्रश्न आपके लिए मौजूद है। अभ्यास प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा पहला स्टेटमेंट है, ये ज्वालामुखी इंडोनेशिया के दक्षिणी नुसा तेंगारा प्रांत में मौजूद है। दूसरा स्टेटमेंट है, इसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा माना जाता है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या फिर है? इसका जवाब हमें बताना है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही जवाब क्या होगा ये आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।